अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। तीन किए थे, ये चार किए थे। एक तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद हमने पढ़ा था स्कार्सिटी का मीनिंग। स्कार्सिटी के बाद हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके रीजन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। अभी चौथे पे आते हैं, फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थोड़ी सी नंबरिंग बिगड़ गई है नोट्स में, मैंने आपको भेजा नहीं है नोट्स, अभी आज मैं भेज देता हूँ, कल मैं भूल गया और किसी ने याद भी नहीं दिलाया मुझे। तो तीन कॉन्सेप्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था। चौथा जो है हमारा यहाँ पे है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के वैसे तो कई सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन। अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन हैं। वो हम स्टैटिक्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, अपना स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको अलग अलग राइटर की डेफिनेशन। अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के दोनों किताब में अलग अलग मीनिंग डाले हुए हैं मैंने। स्टैटिक्स वाले में कुछ डाला हुआ है और इधर कुछ डाला हुआ है, दोनों का मतलब सेम है। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, उन रिसोर्सेस का हम यूटिलाइजेशन किस तरह से करें, ये हमें बताया जाता है इकोनॉमिक्स में, कि जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो। ठीक, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their social welfare। मतलब एक कंज्यूमर क्या चाहता है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, और सोसाइटी क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो जाए। तो ये वाला जो मीनिंग है वो स्टैटिक्स वाली बुक के अंदर है। अभी जो मैं आपको नोट शेयर करूंगा वहां पे कोई और मीनिंग, मतलब दोनों का सेम है। उसमें भी यही बताया हुआ है कि आपको वे बताया है, वो तरीका बताया है कि आप अपने रिसोर्सेस जिनके की ऑल्टरनेट यूज हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करो, कैसे यूज करो, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सको। ठीक, मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे। सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अभी मैं आता हूं इस पे कि सोशल साइंस क्यों है। विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज, जहां पर लोगों को ये चूज करना पड़ता है टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternate use to produce goods and services and to distribute them among different group of people। जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और उन्हें डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप चाहो तो ये कह लो, या आप ये कह लो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way utilization of resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their social welfare। बात वही है, तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया हमने। कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन से मतलब है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट से मतलब है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए किसी तरीके से, या वो कर ले। सोसाइटी की सोशल वेलफेयर, समाज सेवा जो है वो मैक्सिमाइज हो जानी चाहिए। मतलब हम जो गुड्स एंड सर्विस बनाएं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमें इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, इकोनॉमिक सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि जो साइंस होता है हमारा प्योर साइंस, वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मतलब वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, वो प्योर साइंस होता है। वैसे तो इकोनॉमिक्स भी साइंस है, आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, क्योंकि यहां पर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करा जाता है यहाँ पे। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब, जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल दिए थे लास्ट क्लास में ह्यूमन बिहेवियर से, तो ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ भी स्टडी करा जाता है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, उनकी तरह प्योर साइंस नहीं, इसलिए हम सोशल साइंस वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सोशल साइंस इस वजह से था। अच्छा, अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 जो कि हम पढ़ रहे हैं ये है हमारा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक, पहले ये दोनों इकोनॉमिक्स क्लास 12 में हुआ करते थे, बोर्ड एग्जाम में आते थे, बट पिछले 2-3 सालों से या कुछ सालों से माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्लास 11 में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक, तो अब क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, और क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बुक 11 की उधर शिफ्ट कर दी थी और उधर की एक इधर शिफ्ट कर दी थी, तो सिलेबस इस तरीके से बदला था। अच्छा, दोनों का मतलब हमें जानना जरूरी है अभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो होता है ना, ये माइक्रो आपका एक ग्रीक वर्ड है।
और वो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, MIKROS, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। तो जब भी कभी आप किसी इंडिविजुअल लेवल पर या किसी छोटे लेवल पर स्टडी करोगे इकोनॉमिक्स को, तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब इकोनॉमिक्स को आप बड़े लेवल पर, मैक्रोस, MAKROS ग्रीक वर्ड है ये, इससे मैक्रो लिया गया है, मैक्रोस से मैक्रो निकला, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। तो जब भी कभी हम बड़े लेवल पर स्टडी करेंगे, ज्यादा लार्ज लेवल पर स्टडी करेंगे, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट, जो इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करता है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरी इनकम कितनी है, तो मैं अपनी इनकम बोलूंगा तो इंडिविजुअल इनकम। मेरी डिमांड कितनी है, तो इंडिविजुअल डिमांड। मेरी सप्लाई कितनी है, तो इंडिविजुअल सप्लाई। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर मैं कंट्री लेवल पे बात करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच डील या विच स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, जो इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जैसे कि मैं बोलूं नेशनल इनकम, मेरी नहीं, मेरी इनकम, आपकी इनकम, सबकी इनकम, सबको जोड़ दो तो नेशनल इनकम। मैं कहूं एग्रीगेट डिमांड, जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है सबको जोड़ दो तो एग्रीगेट डिमांड। फिर एग्रीगेट आउटपुट, तो जो जहां पे एज अ होल पूरी कंट्री लेवल पर स्टडी होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और जहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं वो क्या होता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो इनके मीनिंग भी मैंने आपको बता दिए, एक एक लाइन के बड़े सिंपल सिंपल मीनिंग थे। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स को दोबारा बोल देता हूं, इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, जो एग्रीगेट को एज अ होल स्टडी करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, जो किसी इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अभी हम इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे, 4-5 पॉइंट हम डिफरेंस के देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस में मैं पॉइंट्स वाइज बताता जा रहा हूं। पहला पॉइंट तो मीनिंग है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट तो मीनिंग है, तो मीनिंग तो हो गया कॉमन। मीनिंग क्या हो गया, कॉमन, मतलब जो पीछे पढ़ा था हमने वही। फिर है आपका डीलिंग, कौन किसके साथ डील करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल मार्केट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल मार्केट में प्राइस और आउटपुट को डील करता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका जनरल प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट को डील करता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जनरल प्राइस लेवल और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करता है। इसको समझना जरूरी है, दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। इंडिविजुअल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो ये पेन है आपका, इस पेन का प्राइस बढ़ गया या इस पेन का प्राइस घट गया, तो ये एक इंडिविजुअल पेन की बात हो रही है और ये फ्लेयर कंपनी का है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में। ठीक है, अब मैं कहूं कि जनरल प्राइस लेवल ऑल ओवर स्टेशनरी का जो रेट है वो डाउन हो गया, स्टेशनरी आइटम है तो बाकी जितने भी स्टेशनरी आइटम होंगे सबका ऑल ओवर रेट डाउन हो गया 5% से, तो ये जनरल प्राइस लेवल होता है, जो एक रेट होता है पूरे एज अ होल बकेट को शो करता है। ठीक, तो दोनों में फर्क है, माइक्रो वाले में इंडिविजुअल लेवल पर दिखाया जाता है और मैक्रो वाले में एज अ होल दिखाया जाता है। क्लियर, जैसे आप सुनते हो कि इन्फ्लेशन रेट इतना है इंडिया में, तो इन्फ्लेशन रेट का मतलब वो सभी चीजों को मिलाकर निकाला जाता है। हो सकता है कुछ चीजें महंगी हुई हूं, कुछ चीजें सस्ती भी हुई हूं और किसी में कोई चेंजेस ना भी हुए हों। तो जो इन्फ्लेशन है वो तो ओवरऑल कैलकुलेट करा जाता है ना, सारी चीजों को जोड़कर, वो इंडिविजुअल नहीं देखा जाता प्रोडक्ट वाइज। क्लियर है, तो जनरल प्राइस लेवल अलग चीज होती है और नॉर्मल प्राइस जो बात कर रहे हैं वो अलग होता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है ऑल्टरनेट नेम, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी था रेवेन्यू, कुछ बच्चे थे रेवेन्यू वाले चैप्टर में, तो वहां भी प्राइस होता था, कॉस्ट वाले में प्राइस आता था, प्रोडक्शन में भी प्राइस का रोल होता था। मतलब जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे प्राइस प्राइस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कहीं, प्राइस जुड़ा रहेगा हर चैप्टर के साथ, कुछ ना कुछ रोल होगा वहां पे। तो इसलिए इसको प्राइस थ्योरी कहते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वो मैक्रो हम पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पे एक चैप्टर भी आएगा बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अल्टरनेट नेम क्या है, ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अल्टरनेट ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा है टूल्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल वाले डिमांड सप्लाई, इंडिविजुअल वाले। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब यहाँ पर सिर्फ डिमांड सप्लाई और वहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो जब हम आगे बढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो एक चैप्टर भी आएगा डिमांड, एक चैप्टर आएगा सप्लाई। फिर जब 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहां चैप्टर आएगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ी। फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, ये सारे इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स।
एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं पहले, ठीक है, 2 मिनट लगेगा बस, देख लेते हैं पहले क्या क्या पढ़ा अभी। वेट, आगे आते हैं। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट के नंबरिंग गड़बड़ी हो गई है, मैंने पहले बता दिया था, 5 नहीं है 4 है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो हम पढ़ चुके थे पहले, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह, हमें 5 से डिस्कस करना है आज। तो हम 5 से पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको समझा दिया है, बस आप फटाफट से रीड कर लो। देखो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society choose to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people। वही बताया मैंने आपको कि आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे, वो बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताई जाती है, सॉरी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में बात करी जाती है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस तरह से हो जो कि लोगों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, या आप ये कह लो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो सके, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके और सोसाइटी की सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो सके। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक मिनट, ये रहा आपका, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक, उसके बाद आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो क्या लिखा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करता है ये। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एटसेट्रा। ठीक है यहाँ पे। ठीक है सर, तो ये तो हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग। क्लियर है। अच्छा, ऊपर आते हैं डिफरेंस पे। तो यहाँ डिफरेंस में ना बेसिस का कॉलम नहीं बना हुआ है। मैं आपको हैंड रिटन वाले नोट्स जो कह रहा था, या फिर आप अपने नोट्स बनाओगे तो इसमें बेसिस का कॉलम ऐड कर लेना। बेसिस का कॉलम नहीं बना हुआ है, बेसिस आप अपने आप भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे पहला पॉइंट मीनिंग है, फिर दूसरा पॉइंट है आपका डील्स किसके साथ करता है, डीलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल मार्केट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल मार्केट में डील करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक जनरल प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट को डील करता है इकोनॉमी में। इसका अल्टरनेट नेम प्राइस थ्योरी है, उसका अल्टरनेट नेम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। इसके टूल्स, एक कॉलम हो जाएगा टूल्स का। बेसिस में टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं आपके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देन एग्जांपल है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल डिमांड एंड एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल। ये अभी अपने थोड़ी देर पहले समझा था सब कुछ, और अभी यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो गया रीड करने के बाद। ठीक, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पेज पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये आपको एक फ्लो चार्ट बना दिख रहा है यहाँ पे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक मिनट, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के नीचे आपको 3 प्रॉब्लम नजर आ रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फिर आपका है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो कि नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, मैं समझा दूंगा थोड़ा सा क्या होता है। हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली 3 प्रॉब्लम पढ़नी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों को जानना है, और ये 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्ट कह देगा आपको, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, इस तरीके से। अच्छा, ये तीनों प्रॉब्लम किसके अंदर स्टडी करी जाती हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखना, कई बार वो कह देते हैं एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और बच्चे को नहीं पता होता है कि ये प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर ही स्टडी करी जाती है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के नीचे ये 3 प्रॉब्लम डिस्कस की जाती हैं।
ठीक, तो इनको समझते हैं हम एक एक करके। हटा दें यहां से, मैं समझाता हूं आपको तीनों क्या होती है। एलोकेशन का मतलब आवंटन करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। तो अब हमें वो तीन बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें डिस्कस करनी है। आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, क्या प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कैसे प्रोड्यूस करें। और फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, किसके लिए प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, क्या प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे प्रोड्यूस करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं पहले, ये आपका रिलेटेड होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्या बनाएं और कितना बनाएं। ध्यान समझना, रिलेटेड टू टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्या बनाएं और कितना बनाएं, इससे रिलेटेड है। क्या बनाए का मतलब क्या है सर, मतलब बहुत सारे गुड्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये पेन, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, अब ये पेन बनाने के लिए किसी गुड्स का इस्तेमाल हुआ होगा, मशीनें लगी होंगी, तो मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो फॉर एग्जांपल अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए हम दो पार्ट में गुड्स को बांट लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो अब क्या इकोनॉमी दोनों गुड्स का प्रोडक्शन अपनी मर्जी से कर सकती है जितना करना चाहे, यस और नो, बताओ मुझे। प्रोडक्शन अपनी मर्जी से जितना करना चाहें हम कर सकते हैं, यस और नो। जल्दी बताओ। ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या। ठीक है, आंसर करो ना, है कोई इधर। हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन मन चाहा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हाँ या नहीं। माइक ऑन करो और बोलो, तभी आवाज आएगी, वरना ऐसे नहीं आएगी। नो सर। हाँ, यही सुनना चाह रहा था मैं, आंसर करो ना, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता ना। लाइव क्लास चल रही है तो लाइव क्लास लगनी चाहिए। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी, ये प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज है वो कम है। अगर रिसोर्सेज हमारे पास कम नहीं होते तो फिर तो कंज्यूमर गुड्स भी बना दो जितना बनाना है, और कैपिटल गुड्स भी बना दो जितना बनाना है, कौन रोक रहा है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विस को बनाने की, वो उतनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करो या कैपिटल गुड्स का। अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्शन कैसे डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, वो कैसे पता लगेगा कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाया जाए या कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाया जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करोगे, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी देखोगे, क्या वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई, क्या इकोनॉमी में उसकी डिमांड है। अगर डिमांड है तो ही तो सप्लाई करोगे ना, वरना क्यों बनाओगे। तो आप जो डिसाइड करोगे वो किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि हमें क्या चीजें बनानी है। समझ गए, जैसे कि अगर पेन बना दी और पेन की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो बना के क्या फायदा है। समझ गए, तो आपका जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, पहली बात तो वो इस चीज से रिलेट करता है कि क्या बनाएं और कितना बनाएं। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में पता करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे फिर आप आगे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे। ठीक, तो ये तो हुई पहली प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, अब सही। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम हो गया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस में। अभी हम रीड कर लेंगे क्या है उसके अंदर लिखा हुआ। अब आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या कहता है हमें, हाउ टू प्रोड्यूस कहता है कैसे प्रोडक्शन करें। कैसे का जब भी वर्ड आएगा ना, कैसे करें, हाउ मतलब कैसे, तो ये होगा रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, रिलेटेड टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और टेक्निक्स जनरली वैसे तो बहुत सारी होती हैं, अभी फिलहाल के लिए जनरली दो टाइप्स की होंगी, लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कौन सा होता है, जहां पे लेबर से ज्यादा काम होता है, और कैपिटल मतलब मशीनों से कम काम होता है। कैपिटल का मतलब मशीन और पैसा दोनों होता है, तो मशीनों से कम काम होता है। और कैपिटल इंटेंसिव कौन सी टेक्निक होती है, जहां पर मशीनों से ज्यादा काम होता है और आपका लेबर से कम काम लिया जाता है, तो वो आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगा। ठीक है,
क्लियर। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव से किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव से किया जाए, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है ना इकोनॉमी, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसको सेंट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉमन है हर एक कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो ये कैसे होगा डिसाइड कि हम लेबर इंटेंसिव इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव, मशीनों से बनाएं सामान या लेबर का ज्यादा यूज करें या मशीनों का ज्यादा यूज करें। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही लॉजिकली आंसर है, एकदम बिल्कुल सिंपल। बताओ कोई। जैसे मान लो आइसक्रीम बनाने का काम है किसी का, तो आइसक्रीम दो लेवल पे बनती हैं, एक तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स, अमूल, और एक छोटे लोग भी आइसक्रीम बेचते हैं, ठीक है, जो आप रेडियो और ठेले वालों को देखते हो आइसक्रीम बेचते हुए, जो मटका कुल्फी वगैरह मिलती है, या जो कुल्फी वगैरह वाले रिक्शे पे आइसक्रीम बेचते हैं, वो भी आइसक्रीम वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वो ठेले वाले की बात करूं जो छोटे लेवल पे आइसक्रीम बेच रहा है, तो क्या वो अपने घरों में मशीनें लगा के बनाता होगा आइसक्रीम? क्या वो कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल करता होगा? नहीं। क्योंकि अगर वो कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल करेगा तो उसका तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा पर यूनिट का, क्योंकि उसको डेली 100-200 आइसक्रीम बेचनी होती होंगी, और 100-200 आइसक्रीम बनाने के लिए वो मशीनें थोड़ी लगाएगा, लाखों और करोड़ों रुपए का प्लांट लगता है। तो वो लाखों करोड़ों रुपए का प्लांट क्यों लगाएगा, वो तो हाथ से बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। पर यूनिट, एक यूनिट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जहां पे कम आएगा, जिधर कम आएगा वो वाला आपका चूज कर ली जाएगी टेक्निक। तो मैंने आपको जो ये छोटे वाला वेंडर बताया आइसक्रीम वाला, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसमें इसकी कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ेगी। और अगर मैं बड़े बड़े वेंडर्स की बात करूं, जैसे अमूल है, क्वालिटी वॉल्स है, तो ये क्या, ये लेबर से काम ज्यादा करवाते हैं, या तो मशीनें प्लांट होते हैं, ऑटोमेटिकली चलता है सब कुछ ना, सब जाता जाता है रैपिंग पैकिंग सब वही हो जाती है मशीनों के अंदर ही। तो वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट पर यूनिट उसमें कम पड़ता है, क्योंकि उन्हें लाखों यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। समझ गए बात? तो ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट बनाने की लागत कॉस्ट कितनी होगी उस पर डिसाइड करेगा। तो ये हो गया आपका हाउ टू प्रोड्यूस। लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। लास्ट वाला जो है आपका, वो है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, किसके लिए प्रोडक्शन करें, किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, मतलब इकोनॉमी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कुछ लो इनकम ग्रुप के भी लोग हैं, कुछ हाई इनकम ग्रुप के भी लोग हैं, और कुछ मिडिल रेंज के भी हैं, कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं। तो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना है सबको। फॉर होम टू प्रोड्यूस का सीधा सीधा मतलब है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, या रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री का क्या होता है ये जीडीपी, वो 12th क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लो। एक साल के अंदर अंदर पूरे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। या एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होती है, उस इनकम जनरेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है देश के अंदर। अब वो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, वो इस प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन सबको बराबर हो जाना चाहिए, मतलब जितना आपकी इनकम है उतनी ही मेरी इनकम, उतनी ही सबकी इनकम, या डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होना चाहिए, किसी का ज्यादा किसी का कम शेयर ऐसे होना चाहिए। तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। ये किस चीज पे मैटर डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक सिस्टम पे। अब थोड़ा सा ना इकोनॉमिक सिस्टम अलग से समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ये कॉम्प्लिकेटेड। पहले इकोनॉमिक सिस्टम समझ लो, फिर ये समझ आ जाएगा आराम से। एक होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवाद, कैपिटलिस्ट पूंजीवाद, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है या ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ध्यान से सुनना, सोशलिस्ट कौन सा होता है, जहां पे इक्वली या ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना मिलेगा, या बराबर। बराबर का मतलब, अगर मान लो मैं 12th पास आउट हूं या मैं 10th पास आउट हूं ओनली, उसके आगे मैंने एजुकेशन नहीं हायर ली, बट आप एक अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो वो कह रहे हैं कि आपकी सैलरी और मेरी सैलरी दोनों की बराबर सैलरी होनी चाहिए, दोनों को बराबर इनकम मिलनी चाहिए जीडीपी में से। क्या ये सही है? लॉजिकली तो सही नहीं है देखा जाए, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी यही बताता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा या नीड्स के अकॉर्डिंग होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, वो होता है आपका जहां पे प्रॉफिट मोटिव होता है मेन, तो वहां पे होता है आपका बेस्ड ऑन इनकम। जिसकी इनकम जितनी ज्यादा, वो ज्यादा परचेजिंग कर पाएगा, और जिसकी इनकम जितनी कम, वो कम परचेजिंग कर पाएगा। तो जब मैं ज्यादा खरीद सकता हूं, आप कम खरीद सकते हो, तो आपका जीडीपी में कम शेयर, मेरा जीडीपी में ज्यादा शेयर।
तो मेरी इनकम ज्यादा है, अगर मैं 60,000 कमाता हूं तो मेरा परचेजिंग पावर ज्यादा होगा, और अगर आप 20,000 कमाते हो तो आपका परचेजिंग पावर कम होगा। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम होता है। अब सोशलिस्ट भी आपको थोड़ा गलत लग रहा है सुनने में, और कैपिटलिस्ट भी आपको लग रहा है अरे तो बेकार है, ऐसे तो गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा ना बीच में आके। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जहां थोड़ा गवर्नमेंट का भी रोल होता है। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो क्या वो इलाज नहीं करा पाएगा पैसों की कमी की वजह से? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की सर्विसेज है, वहां पे आप इलाज करा सकते हो। अगर किसी को एजुकेशन लेनी है, बेसिक एजुकेशन जो क्लास 12 तक मानी जाती है, तो क्या वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा पैसों की कमी की वजह से? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है, आप वहां से एजुकेशन ले सकते हो, वहां आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये वाली प्रॉब्लम है ये आपकी जनरली रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो इक्वली या ऑन द बेसिस ऑफ नीड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को मिक्सअप करके चला जाता है। कुछ पोर्शन गवर्नमेंट अपने हाथ में भी रखती है, जिससे कि बैलेंस बना के रखा जाए, जो इनइक्वालिटीज है इनकम का वो ज्यादा ना हो जाए, मतलब अमीर अमीर गरीब गरीब ना होता जाए, उसके गैप को मेंटेन करा जा सके, उसके लिए यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम है। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, आप वहां से याद कर लेना इसको। जैसे याद क्या करना है, आप समझ लेना, आपको लिखना है। आपके शब्द अपने हो सकते हैं, भले ही मतलब वही होना चाहिए, लेकिन ठीक। आते हैं नोट्स पे, इनको पढ़ते हैं फिर बंद करते हैं। एक सेकंड। टाइम भी दिखा दिया ये लो इसने, क्लास बंद होने का। एक सेकंड। हाँ, आ जाए हम सेंट्रल प्रॉब्लम पे फिर से। ये रहा आपका, ये फ्लो चार्ट बना हुआ था, अभी हमने देखा था। इस फ्लो चार्ट को हम नीचे आ जाते हैं, सीधा रीड करना स्टार्ट करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पहला प्रॉब्लम है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पहला प्रॉब्लम हमारा है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो मैं इसको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, आप बस सुनते जाना, यहाँ पे सामने देखते जाना जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। पहला बुलेट्स में क्या लिखा है, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस। एवरी सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितने गुड्स को बनाएं जो वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे क्या हैं, स्केर्स। वेदर टू प्रोड्यूस, अगले बुलेट में लिखा हुआ है वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कोई बोल रहा है कुछ? नहीं। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। और तीसरे बुलेट में लिखा है एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो वो भी मैंने बताया आपको, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा। इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट यू प्रोड्यूस इज स्टडीड अंडर प्राइस थ्योरी। ये वाली प्रॉब्लम को हम प्राइस थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक। दूसरा, दूसरे में मैंने बताया था आपको टेक्निक से रिलेटेड। देखो दूसरे में वही बात लिखी हुई है, टेक्निक से रिलेटेड बात लिखी हुई है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस को डिस्कस करें। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। तो जो आपका ये वाला है आपका प्रॉब्लम, इट इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। एक मिनट रुकना। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अ टेक्निक प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट शुड बी यूज। यही मैंने बताया आपको, जहां पर आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और आउटपुट आपका मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सको और आपकी कॉस्ट कम से कम आए, आप उस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे। जनरली टू टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर कंसिडर विच आर, पहला है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। इन लेबर इंटेंसिव more labor than capital is used, whereas in capital intensive more capital than labor is used. Every economy should choose the most efficient technique. Efficient का मतलब होता है minimum cost, ये वर्ड याद रखना। efficient का मतलब होता है कम से कम लागत, कम से कम कॉस्ट पे। ये वर्ड का मतलब यही होता है, कम से कम कॉस्ट। ठीक है, तो every economy should choose the most efficient technique of production. And in economic the problem of choice of technique of production is studied under the theory of production. इसको हम प्रोडक्शन की थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं। दो हो गए हमारा, तीसरे पे आ जाते हैं फटाफट, इसको भी पढ़ लेते हैं फिर बंद करते हैं। तीसरा है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस
इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में पहला बुलेट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, it is the problem of distribution of goods and services in the economy, for example to determine who is to get what share in the total output produced in the economy. मतलब किसको कितना शेयर मिलेगा इकोनॉमी में, ये पता लगाना। फिर आगे लिखा है इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ईदर इक्वली और ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, यही बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, या तो इक्वली होगा या नीड्स के हिसाब से होगा। वेयर एज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनकम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा खरीद सकता है, जिसके पास कम पैसा वो कम खरीद सकता है। नीचे लिखी भी है ये बात, अ पर्सन हु इज गेटिंग अ हायर इनकम गेट्स अ हायर शेयर बिकॉज विद हिज हायर इनकम ही कैन बाय मोर, जिसके पास ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा शेयर मिलेगा जीडीपी में, क्योंकि वो ज्यादा इनकम से ज्यादा खरीद सकता है। ठीक, गुड्स एंड सर्विस, अ पर्सन गेटिंग अ लोअर इनकम गेट्स अ स्मॉलर शेयर, और जिसकी इनकम कम है उसको जीडीपी में स्मॉलर शेयर होगा। आप खुद सोचो ना, आपके पास कम पैसा है तो आप परचेजिंग कैसे करोगे, जीडीपी का कनेक्शन सीधा परचेजिंग से होता है। जब हम खरीदेंगे तभी तो सामने वाले की इनकम होगी। तो पहले तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, फिर इनकम जनरेट होती है, फिर वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन बातें हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि इनकम ज्यादा है तो हमारा शेयर भी ज्यादा जीडीपी में, इनकम कम तो शेयर कम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका इन इकोनॉमिक द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्शन इज स्टडीड अंडर द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको आप थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ये कोर्स का नहीं है पार्ट, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो उसको रीड कर लेना, मैं बाद में समझा दूंगा आपको। ठीक है ना, एक सेकेंड, हमें वो तीन प्रॉब्लम पे फोकस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ये पढ़ा हमने आज की क्लास में। और हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, और इकोनॉमिक्स का मीनिंग। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है उसका मीनिंग, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उन दोनों में डिफरेंस के 4-5 पॉइंट। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर तीन प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, अब चैप्टर ज्यादा नहीं बचा है तो हम इसको धीरे धीरे करके आगे कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, पढ़ते रहना साथ साथ, क्योंकि चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होगा। और रेवेन्यू का टेस्ट है अभी, जिसको रेवेन्यू का टेस्ट देना था वो दे देना, अभी पेपर भेजूंगा।